दिख रही है स्क्रीन? गलती हो गई। यस सर। एक मिनट। मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो ब्रेकिंग फोर्स ये पढ़ लिया था ना हमने। ये वाली इक्वेशन तो मैंने बता दिया था आपको कि मूवमेंट कपल लगता है वेट ट्रांसफर वाला। ब्रेकिंग फोर्स मैंने बता चुका था ये, ठीक है। एक बार फिर भी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ हल्का सा। आवाज बंद कर लो भाई, जो है वो आवाज बंद कर ले भाई कृपया करके। ठीक है, तो ब्रेकिंग फोर्स का हमने देखा था फॉर्मूला क्या आया था जनरेट होके, एफ बी, जो हम ब्रेकिंग फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या है, किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द व्हीकल इनटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमने निकाल लिया था, ये मैं समझा चुका हूँ, बस एक बार ये रिवाइज करा रहा हूँ। अब इसी से हम एक्सेलरेशन जो लग रहा है, मतलब आपका व्हीकल जो है जब आप डिसेलरेट कर रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो ना, तो ब्रेक लगा रहे हो, मान लो ये बॉडी का मोशन इस तरफ है, तो वो उसको ब्रेक लगाने के लिए आपने इस साइड में फोर्स लगाया, ब्रेकिंग फोर्स लगाया, तो ब्रेकिंग फोर्स की वजह से कुछ एक्सेलरेशन रिटार्डेशन वाला एक्सेलरेशन लगा है इस एफ बी की वजह से, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कोई भी फोर्स जो होता है वो एम इंटू ए के बराबर होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। तो इसका मतलब ये ब्रेकिंग फोर्स विल बी इक्वल टू कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो अब ये ब्रेकिंग फोर्स रोकने के लिए जो होगा वो आपका कैसा होगा, रिटार्डेशन वाला। तो रेट ऑफ डिसेलरेशन बोल लो या रिटार्डेशन, तो इसलिए ए जो है वो रेट ऑफ रिटार्डेशन या रेट ऑफ डिसेलरेशन है, और ए जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो वेट की वजह से ग्रेविटी लग रही है वो जी है। अब इसी फॉर्मूले को जो हमने निकाला, इस फॉर्मूले को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, एक स्मॉल ए को एक तरफ ले जाते हैं, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाता है, ए इज इक्वल टू जी एफ बी बाई डब्ल्यू। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि एफ बी बाई डब्ल्यू जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, एफ बी ब्रेकिंग फोर्स डिवाइड बाई वेट ऑफ द व्हीकल, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हमने पढ़ लिया था, और इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है, जो वेट है व्हीकल का और जो ब्रेकिंग फोर्स है उन दोनों के रेशियो के बराबर होता है। और हमने अभी इसी इक्वेशन से अगर हम देखें, इसी इक्वेशन से निकाल के देखें, तो एफ बी बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू को अगर मैं इस साइड ले आऊँगा तो क्या बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू ए बाई जी। तो इसका मतलब वी कैन ऑल्सो से इंस्टेड ऑफ एफ बी बाई डब्ल्यू वी कैन पुट ए बाई जी, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ बी बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू ए बाई जी। तो ये हमने पढ़ लिया था, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपने। और ब्रेकिंग एफिशिएंसी हमने करी थी, इट इज द रेशियो ऑफ फॉर ब्रेकिंग फोर्स टू द वेट ऑफ द व्हीकल, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एफ बी बाई डब्ल्यू जो है वो आपका ब्रेकिंग एफिशिएंसी है, और ब्रेकिंग एफिशिएंसी को कैसे डिनोट किया है, कोई भी एफिशिएंसी उसको हम जनरली नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ब्रेकिंग है तो बेस में बी लग दिया, तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी विल ऑलवेज बी इक्वल टू रेशियो ऑफ एफ बी बाई डब्ल्यू, और अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालना है यू कैन मल्टीप्लाई इट बाई 100, तो यू विल गेट द ब्रेकिंग एफिशिएंसी ऑफ द व्हीकल, ठीक है। ये कुछ नहीं है, सिंपल है। अब हम इसमें देखते हैं कि ब्रेकिंग जब लगती है व्हीकल में, वेन एवर वी आर अप्लाइंग ब्रेक टू ए व्हीकल, तो देर आर 3 क्लासिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू विच वी अप्लाई ब्रेक टू द व्हीकल। तो कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है, कई व्हीकल ऐसे होंगे जिसके चारों टायर्स, चारों व्हील्स को आपका ब्रेक लगेगा, ठीक है, तो वो ऑल 4 व्हील को आप ब्रेक लगा रहे हो। कई बार क्या होगा, आपका ये व्हीकल है, ये साइड व्यू से देख रहे हैं, तो ये एक टायर दिख रहा है लेकिन इसके पीछे एक और व्हील है, इसके इसी बैक साइड में, जो हमें इसकी वजह से नहीं दिख रहा है क्योंकि हम साइड व्यू से देख रहे हैं। अब ये एक व्हील है, मान लेते हैं व्हीकल का फ्रंट ये है, तो फ्रंट ये है, तो आपका ये फ्रंट व्हील हो गया और ये रेयर व्हील हो गया। अब हो सकता है कि आप ब्रेक जो लगा रहे हो वो 4 तरह से, किस तरह से क्लासीफाई किया गया, या तो आपके सारे व्हील्स जो हैं उन पे ब्रेक लग रहा हो, मान लो व्हीकल की मोशन इस तरफ है तो ब्रेक लगा रहे हो तो पीछे वाले पे भी ब्रेक लग रहा है तो ब्रेकिंग फोर्स लगेगा। अब ब्रेकिंग फोर्स हमेशा पीछे की तरफ लगेगा, ब्रेकिंग फोर्स हमेशा पीछे की तरफ, तभी ये रेट ऑफ डिसेलरेशन इस साइड पैदा करेगा, तभी ये वेलोसिटी जो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था उसको ये रेट ऑफ एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिटार्ड करेगा, तभी आपका व्हील थोड़ी देर के बाद जाके स्टॉप होगा। तो इसलिए सारे व्हील्स पे ब्रेकिंग फोर्स लग रहा है, या तो सारे 4 व्हील्स पे आपका ब्रेकिंग फोर्स लग रहा है, या फिर क्या हो सकता है, कई व्हीकल ऐसे होंगे जिसके सिर्फ फ्रंट व्हील पे आप ब्रेक लगा रहे हो, यानी व्हील आपका मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से और आपने स्टॉप करने के लिए सिर्फ फ्रंट व्हील पे ब्रेक लगाया,
तो फ्रंट व्हील पे ब्रेक लगा, ब्रेक। अब कुछ व्हील ऐसे होंगे, व्हीकल ऐसे होंगे जिसमें आप फ्रंट व्हील पे नहीं, रेयर व्हील पे आप ब्रेक लगा रहे हो, तो रेयर व्हील पे ब्रेक लगाओगे तो यहाँ पे सिर्फ ब्रेक लगेगा। आपका मोशन अगर इस डायरेक्शन में है तो ब्रेकिंग फोर्स इसके अपोजिट में हमेशा रहेगा, अपोजिट टू द मोशन ऑफ द व्हीकल इन ऑर्डर टू स्टॉप द व्हीकल। और रेयर व्हील पे लग रहा है तो सिर्फ ब्रेकिंग फोर्स कहाँ लगेगा, सिर्फ रेयर व्हील पे। तो इधर यहाँ पे ये सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है आपने कि 3 तरह की कैटेगरी है। पहला, जब चारों व्हील पे आपका ब्रेकिंग फोर्स लग रहा है, चारों व्हील पे आपका ब्रेकिंग फोर्स लग रहा है, या फिर आपका सिर्फ ओनली वी आर अप्लाइंग ब्रेक टू द फ्रंट व्हील, तो फ्रंट व्हील पे आपका ब्रेक लग रहा है। थर्ड कैटेगरी, व्हेन यू आर अप्लाइंग ब्रेक टू द रेयर व्हील। तो इन तीनों की क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, ठीक है, 1 बाय 1। तो पहला एक ले लेते हैं रेयर व्हील वाला, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आप में से रिकॉर्डिंग, हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। और अब हम इसको क्या करेंगे, जनरली हम सारी एक ही तरह से क्लासिफिकेशन हो जाए तो मैं इंक्लाइंड सरफेस ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि प्लेन सरफेस पे तो आप कर ही लोगे सिंपली। मैं एक ऐसी कैटेगरी ले रहा हूँ जिसमें आपका सारा केस सॉल्व हो जाए। तो मान लो मैंने एक केस लिया है, हम सिर्फ एक प्लेन है, एक व्हीकल है विच इज मूविंग अप एन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये प्लेन सरफेस था, हमने इंक्लाइंड सरफेस है, रोड जो है वो हमारा इंक्लाइंड है एट एन एंगल अल्फा, दिस इज कॉल्ड एंगल अल्फा which is known as angle of inclination of the plane to the horizontal। horizontal surface से कितना ये एंगल inclined है सरफेस प्लेन जिस पे आपका व्हीकल मूव करेगा, उस एंगल को हम क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, दैट इज अल्फा। तो अल्फा से डिनोट हमने कर दिया। अब दूसरी चीज क्या है, आपका व्हीकल है, ये दिख रहा है आपको, आपका व्हीकल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये एरो से दिखा रहा है, यानी कि आपका मोशन जो है, वेलोसिटी जो है इस तरफ है, यानी अप, मूविंग अप द इंक्लाइंड प्लेन, योर व्हीकल इज मूविंग अप द इंक्लाइंड प्लेन, तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा, तो ये फ्रंट है व्हीकल का, तो ये फ्रंट व्हील हो गए, ये फ्रंट व्हील हो गए, ये रेयर व्हील हो गए। अब हम केस ले रहे हैं सिर्फ पहला वाला जो ले रहे हैं वो रेयर व्हील वाला, कि सिर्फ रेयर व्हील पे आपके ब्रेक लग रहे हैं, ठीक है। तो रेयर व्हील पे अगर हम ब्रेक लगा रहे हैं तो उसको किस तरह से देखना है हमने, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला मान लेते हैं ये व्हीकल का मास जो है वो m है। अगर इस व्हीकल का मास तो मैं इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लेते हैं, ये पॉइंट है g, दिस पॉइंट g इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द व्हीकल। तो वी कैन कंसिडर दैट द मास ऑफ द होल व्हीकल कैन बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हमने कंसंट्रेट कर दिया, और ये वेट जो लगेगा आपका वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, मान लो ग्राउंड को हमेशा वर्टिकल लगेगा, तो ये हमारा इंक्लाइंड सरफेस पीछे नीचे की तरफ लग रहा है, दिस इज नोन एज mg, लेट अस से, ठीक है, वेयर m इज मास ऑफ द व्हीकल इन kg, ठीक है। और अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल W विच विल बी इक्वल टू m इंटू g। तो वो चीज आपने बताई है, वेयर g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, m जो है वो kg में, ठीक है। तो अगर हमारा वेट जो होगा वो न्यूटन में आ जाएगा, तो या तो W बोल लो या mg से रिप्रेजेंट लो, तो मैं अभी W से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दूसरा, हाइट ऑफ द व्हीकल। अब मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो था ये हमारे इस ग्राउंड सरफेस से, इंक्लाइंड वाले सरफेस से कितनी ऊपर है वर्टिकली, इस ग्राउंड सरफेस से वर्टिकली ले रहे हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज h डिस्टेंस अवे फ्रॉम द इंक्लाइंड सरफेस, एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द इंक्लाइंड सरफेस, ठीक है। तो ये h हो गया। टर्म्स हम देख लेते हैं, फिर आपको डेरिवेशन में करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द रेयर एक्सेल। मान लेते हैं ये रेयर एक्सेल है, हमने माना है कि हमारा जो रेयर एक्सेल है वहां पे ब्रेक लगेगा, तो जो ब्रेकिंग फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, हमेशा इस कॉन्टेक्ट सरफेस पे लगेगा, बिटवीन द रोड सरफेस एंड द व्हील सर। तो रोड सरफेस और टायर यानी व्हील सरफेस जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वहां पे आपका ब्रेकिंग फोर्स लगेगा, दैट इज FB, क्लियर। और ये सिर्फ हमने माना है कि रेयर व्हील पे ही ब्रेकिंग फोर्स लगेगा, फ्रंट व्हील पे यहाँ पे नहीं लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे ब्रेकिंग फोर्स नहीं लेंगे, सिर्फ पीछे के 2 व्हील जो हैं उन पे हमारा ब्रेकिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है। और क्योंकि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे ये बताना पड़ेगा कि इस पॉइंट से जहाँ पे ब्रेकिंग फोर्स लग रहा है वो कितना दूर है, दैट इज इक्वल टू x डिस्टेंस, या दैट मीन्स x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द point of breaking point at which the braking force is applied, so and it is inclined to the surface के बिल्कुल पैरेलल हम x को नाप रहे हैं, ठीक है। और b जो है आपको पता ही है, जब मैंने आपको बताया था फ्रंट व्हील और रेयर व्हील के बीच के डिस्टेंस को हम व्हील बेस रिप्रेजेंट बोलते हैं और उसको b से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इन मीटर। तो ये हमारा मीटर में आपका व्हील बेस जो है वो b से रिप्रेजेंट करेंगे।
अब नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि हमारा सरफेस ग्राउंड सरफेस से ये जो इंक्लाइंड सरफेस है उससे व्हील कनेक्टेड है, तो नेचुरली आपके वेट की वजह से जो mg लग रहा है, नेचुरली ये वर्टिकली लग रहा है, लेकिन इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक mg कॉज अल्फा और mg साइन अल्फा। ये थोड़ी देर में मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। लेकिन इस वेट की वजह से, इस टायर पे इसका पूरा वेट पड़ रहा है व्हीकल का, तो उसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन आपका सरफेस जो है वो व्हील पे लगाएगा वापस। तो फ्रंट व्हील पे मान लेते हैं, फ्रंट व्हील को ए पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बैक व्हील रेयर व्हील वाले को बी पॉइंट से, ये वाला पॉइंट बी है। तो आपका फ्रंट व्हील पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो आर ए, और रेयर व्हील पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो आर बी है। तो ये चीज इन्होंने बताई है। और ये जो व्हील और ग्राउंड सरफेस है उसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू, जो कि हमारा टायर और रोड सरफेस के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू से हम रिप्रेजेंट करेंगे। एंड ए इज द एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन ऑफ द व्हीकल। ये जो ब्रेकिंग फोर्स लगाया है, इस ब्रेकिंग फोर्स की वजह से, क्योंकि हमारा न्यूटन्स लॉ कहता है कोई भी फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, तो इस ब्रेकिंग फोर्स की वजह से एक रिटार्डेशन वाला एक्सेलरेशन लगा, वो भी किस डायरेक्शन में, ब्रेकिंग फोर्स की डायरेक्शन में, तो ये भी पीछे की तरफ। और यही एक्सेलरेशन इसकी वेलोसिटी को बाद में क्या करेगा, जीरो कर देगा, और थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाएगा। तो ये चीज हमें करनी है, क्योंकि हम ब्रेकिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो हमें कितना ब्रेकिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, उस ब्रेकिंग फोर्स से कितना नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब ये थे टर्म्स, इसको सॉल्व करते हैं वन बाई वन, ठीक है। अब मैं इसको एक चीज और बता देता हूँ, ये वाला जो आपको पॉइंट दिखा रहा हूँ, अगर आप देख रहे होगे ये वाले सरफेस पे ये एंगल कैसे आ रहा है, यहाँ पे दो कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व हो रहा है। मान लो ये एंगल अल्फा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो हमने बताया था। अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, लो मैं ड्राइंग कर देता हूँ यहाँ से वर्टिकल टू द ग्राउंड सरफेस, तो मैंने ग्राउंड सरफेस के वर्टिकल ड्रॉ कर दिया, तो दैट मीन्स दिस इज 90 डिग्री। और ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। इफ दिस एंगल इज 90 माइनस अल्फा देन व्हाट इज दिस एंगल, ये भी अपोजिट अल्टरनेट एंगल है, तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। और क्योंकि हमने ये वाला परपेंडिकुलर सरफेस बनाया हुआ है तो ये 90 डिग्री है, तो नेचुरली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा। तो इस तरह से ये अल्फा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ तो मेरे से पूछ लो एक बार, मैं फिर से बता देता हूँ। ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, बिल्कुल इसके अपोजिट अल्टरनेट है ना, तो इक्वल होगा 90 माइनस अल्फा। और ये वाला 90 डिग्री है, यहाँ से हमने वर्टिकल ड्रॉ किया है इस सरफेस पे, इंक्लाइंड वाले सरफेस पे, तो दैट मीन्स इफ दिस इज 90 माइनस अल्फा इन राइट एंगल ट्राइंगल देन दिस एंगल विल बी अल्फा। ठीक है, बस इतना सा हमें ये सॉल्व करना है कि कैसे, हाउ दिस एंगल हैज कम आउट टू बी अल्फा। अब अगर मैं इसमें देखूं तो ये वर्टिकल है, मुझे क्या करना है, मुझे इस सरफेस के अलोंग इस फोर्स को रिजॉल्व करना है, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर इस mg को, ठीक है, क्योंकि जब भी मैं इक्विलिब्रियम ऑफ स्टैटिक फोर्सेस लगाऊंगा तो वो इसको सेटिस्फाई करते हुए लगाऊंगा कि ऑल द फोर्सेस अलोंग दिस प्लेन शुड बी इक्वल टू 0 एंड वर्टिकल के अलोंग दिस प्लेन शुड बी इक्वल टू 0। तो वो तभी कर पाऊंगा जब मैं इसको दो कंपोनेंट को रिजॉल्व करूंगा। तो mg को मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ दो कंपोनेंट में, एक पर इस सरफेस के अलोंग, इस सरफेस के अलोंग, और इसके परपेंडिकुलर। तो कैसे किया, ये mg यहाँ पे लग ही रहा है आपका, ये देख रहे हैं आप, और ये एंगल अल्फा है, तो नेचुरली ये वाला यहाँ से लेके ये पोर्शन ये कितना हो जाएगा, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक mg कॉस अल्फा, इस mg को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकता हूँ, एक इसमें और एक इस डायरेक्शन में। तो ये अगर अल्फा है तो जिस साइड अल्फा होता है उस साइड क्या हो जाएगा, mg cos अल्फा, तो नीचे की तरफ आपका mg cos अल्फा लग रहा है, और इस साइड क्या लग रहा है, mg sin अल्फा। अब इन दोनों वेक्टर सम एडिशन करता हूँ, मान लो इस वाले पोर्शन को मैं उठा के, इस वाले पोर्शन को उठा के यहाँ ले आऊँ, वेक्टर एडिशन कर दूँ, टेल हेड ज्वाइन करके, तो नेचुरली इसी पॉइंट पे पहुंचेगा। तो ये इस तरफ हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये आपका mg sin अल्फा और ये mg cos अल्फा। क्लियर। अब मैं वापस इसको वहीं बना रहा हूं जहां पे मैंने बनाया था, ये ऐसे, ठीक है। तो ये आपको रखना है। अब एक चीज ध्यान रखिए, इस साइड में जा रहा है m इंटू ए, और इस डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक mg sin अल्फा लग रही है और एक लग रही है fb। क्लियर, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस जो हम देख रहे हैं, इस साइड लग रहा है ma, इस साइड लग रहा है mg sin अल्फा, और साथ में क्या लग रहा है, fb। तो अगर मैं इसे इक्वेट कर दूं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाऊं along the inclined surface and perpendicular to the inclined surface, तो along the inclined surface जब मैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाऊंगा तो that will be equal to fb इक्वल प्लस mg, नीचे वाली डायरेक्शन को मैं ले रहा हूं
एक तरफ, और दूसरी नीचे वाली डायरेक्शन को मैंने एक तरफ ले लिया, ऊपर वाली डायरेक्शन को एक तरफ ले लिया, MA। तो इससे मेरी एक इक्वेशन निकल आई। अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मैंने लगाया। तो आप बोलोगे सर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्यों लग रहा है, ये डाउट तो होना नहीं चाहिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपने पढ़ी हुई है। द व्हीकल इज इन डायनेमिक कंडीशन, द व्हीकल इज इन सर डायनेमिक। हाँ हाँ सर ये फ्रिक्शन भी तो होगा ना सर पीछे की तरफ। ये फ्रिक्शन लिया ना मैंने, ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स ही तो है पीछे की ठीक है तरफ, सर, ठीक है ना। ठीक। ओके सर। मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के हिसाब से, ओके, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के हिसाब से आप बोलोगे कि सर व्हीकल इज इन डायनामिक कंडीशन। आई होप आपको सबको क्लियर होगा कि कैसे डायनामिक कंडीशन से स्टैटिक कंडीशन में हम लेके आए हैं। नहीं पता तो मैं बताऊं, द व्हीकल इज इन डायनामिक कंडीशन, आप बोलोगे सर व्हीकल इज मूविंग विद ए वेलोसिटी v इन द अपर डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस, बट वी आर अप्लाइंग दिस मास इनटू एक्सेलरेशन, वी आर टेकिंग इनर्शिया इनटू कंसीडरेशन। ठीक है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, हम उसको स्टैटिक कंडीशन में कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने स्टैटिक कंडीशन में से कंसीडर कर लिया है, इसीलिए हमें क्या, अब हम मान सकते हैं कि बॉडी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक स्टेट ऑफ रेस्ट पे है, उस पर्टिकुलर रेस्ट पे स्टेट ऑफ स्टैटिक कंडीशन में ये फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, तो वो फोर्सेस को हमने बैलेंस किया अलोंग द एक्स सरफेस, यानी अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस, इस इंक्लाइंड सरफेस के अलोंग। ठीक है, अब यही चीज मैं दूसरा कौन सा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मैं यही दिखा रहा हूँ दूसरे कलर से। ये इंक्लाइंड सरफेस और इसके परपेंडिकुलर अब हमें बैलेंस करना है। तो इस परपेंडिकुलर सरफेस के अलोंग आप देख रहे होगे RA लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, RB लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, आप बोलोगे सर ये वाला, नहीं ये नहीं लेना है, हमें लेना है इस पर प्लेन के परपेंडिकुलर, क्योंकि हम इसी वजह से हमने mg को रिजोल्व किया, mg cos अल्फा एंड mg sin अल्फा। mg sin अल्फा तो इस साइड लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में mg cos अल्फा लग रहा है नीचे की तरफ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो mg cos अल्फा ऐसे लग रहा है, और RA और RB अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे तो क्या बन जाएगा, अपवर्ड वाले को एक तरफ ले लेते हैं RA प्लस RB, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लग रहा है वो mg cos अल्फा। तो ये दूसरी इक्वेशन हमारी बन जाएगी। तो अलोंग इंक्लाइंड सरफेस से एक इक्वेशन आ गई, अलोंग परपेंडिकुलर सरफेस से इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर जो है उससे एक इक्वेशन आ गई। तो इक्वेशन 1 एंड 2 यही चीज यहाँ पे इन्होंने सॉल्व करी हुई है। ठीक है, क्लियर है। एफ बी इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा इक्वल टू एम ए, पहली वाली इक्वेशन, और ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा। अब दूसरा है जो मूवमेंट, अब क्योंकि हमारे पास कितने हैं देखो, इसमें अननोन जो है वो एफ बी भी अननोन है क्या, हमें नहीं, हमें अननोन नहीं। तो आपका ये एफ बी जो है ये अननोन है, एम और जी हमें अननोन है, कितना मास है वो पता है, जी पता है, अल्फा कितने एंगल पे सरफेस है ये हमें पता है। तो ये चीज हमें गिवन है, तो बी जो है एफ बी अननोन है, समझना लॉजिक इसको। और आर ए और आर बी हमें नहीं पता, ये निकालना अननोन है। तो कितने अननोन हुए, तो इक्वेशन कितनी चाहिए हमें सॉल्व करने के लिए, 2 और 3। if there are 3 unknowns in an equation then we need 3 equations to solve those 3 unknown variables। तो एफ बी आर ए आर बी को निकालने के लिए हमें 3 इक्वेशन चाहिए। तो पहली इक्वेशन तो अलोंग द सरफेस हमने करके निकाल लिया, इसके अलोंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस करके हमने एक और इक्वेशन निकाल ली है, इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मूवमेंट वाला अप्लाई इक्वेशन, जो आपने सोम में भी पढ़ा होगा और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी पढ़ा हुआ है। तो वो क्या होता है, मूवमेंट अबाउट एनी, व्हेनेवर वी आर टेकिंग मूवमेंट वी कैन नॉट से व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ दिस कार, we cannot say what is the movement of this car। I hope you all understand what is the movement of this car। If I am asking you what is the movement of this car, then the question is wrong। whenever I am asking the movement of the car, I have to specify a point, what is the movement of this car about point A or about point B or about point G। for a simplicity let us take the point G। तो हम मूवमेंट जो निकालेंगे वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकलता है। ठीक है, अगर आपसे मैं सीधा पूछता हूँ कि इस कार का मूवमेंट क्या है, तो वो क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि मूवमेंट हमेशा एक स्पेसिफिक पॉइंट के अबाउट होता है, जिसके अबाउट आप टर्निंग ले रहे हैं। तो मैं यहाँ पे मूवमेंट जो ले रहा हूँ वो जी के अबाउट ले रहा हूँ। तो लेट अस टेक द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी एंड वी विल कैलकुलेट द मूवमेंट अबाउट दिस पॉइंट जी। ठीक है, अब मूवमेंट अबाउट दिस पॉइंट को निकालने के लिए आपको पता है कि इस पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, वो देख लेते हैं पहले नज़र में। ठीक है, एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे आर ए, मैं थोड़ा सा इसको दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, ये लग रहा है आर ए, ठीक है, और दूसरा फोर्स कौन सा, आर बी, यहाँ पे लग रहा है, और थर्ड फोर्स इज एफ बी। ठीक है भाई,
इज इट क्लियर? और कोई फोर्स लग रहा है यहाँ पे? और भी एक फोर्स लग रहा है, वो है ma, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट है। अब क्योंकि ये फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पाथ थ्रू ही जा रहा है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में होना चाहिए? जैसे ये पॉइंट है G और ये एक फोर्स लग रहा है ये F, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यानी ये A पॉइंट जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जहाँ पे फोर्स लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, एंड द पॉइंट अबाउट विच वी हैव टू कैलकुलेट द मूवमेंट, दैट इज G। तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं क्या? H। तो मूवमेंट क्या हो जाता है? A इज इक्वल टू F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन of the force and the center about which we are taking the movement, तो that is h, उसके बीच का जो डिस्टेंस है। आई होप आपको पता होगा, मैं फिर भी एक बार रिवाइंड करा दिया आपको पुराना, ठीक है। तो वैसे ही सेम यहाँ पे ये ma भी फोर्स लग रहा है, लेकिन ma जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही के ही थ्रू पास कर रहा है, तो इसका मूवमेंट अबाउट g जब लेंगे तो ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी g है और जिसके अबाउट मूवमेंट लेना वो भी g है, तो इसका h जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0। इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। आप कंसीडर भी कर रहे हो तो भी 0 आएगा। अब हम देखते हैं कौन कौन से फोर्स बच गए, यानी कि F और R भी बच गया। तो हम देखते हैं, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएगा तो मैं एक साइड ले लेता हूँ लेफ्ट साइड, अगर क्लॉकवाइज मूव कराएगा तो इक्वल टू के दूसरे साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला है FB, तो ये पहले FB को देखते हैं। FB कहाँ लग रहा है, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ये FB लग रहा है इस पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है, ये FB लग रहा है। तो मुझे बता सकता है कितना बनेगा मूवमेंट? मूवमेंट विल बी द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, ये वाला पॉइंट है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली लाइन ये है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तो ये जो है h। तो मेरा जो FB होगा, FB इंटू h, वो किस साइड मूव कराएगा इस कार को? ऐसे मूव कराएगा अबाउट दिस पॉइंट, G पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहा है, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज वाले को इक्वल टू के एक साइड रखता हूँ, इस साइड में एंटी क्लॉकवाइज रख दूंगा, और इक्वल टू के इस साइड क्लॉकवाइज रख दूंगा, ठीक है। अगर आप क्लॉकवाइज को इधर रखना चाहते हो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में तो आप रख सकते हो, लेकिन उसको माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे आपका कभी गलती ना हो, तो आप ऐसा करो कि एंटी क्लॉकवाइज एक डायरेक्शन वाले को एक साइड रख दो, दूसरे डायरेक्शन वाले को दूसरी साइड रख दो, गलती नहीं होगी, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब सेम ऐसे ही आर भी लग रहा है, आर भी लग रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, ये आर बी अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये पॉइंट बी जो है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है? x। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कितना हो गया? x। तो आर बी इंटू एक्स। अब ये आर बी इंटू एक्स किस साइड मूव करा रहा है आपका? फिर से फोर्स अपवर्ड लग रहा था, तो ये इस तरह से आपका एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करा रहा है जी के पॉइंट के अबाउट, तो हमारा ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसी साइड आएगा आर बी इंटू एक्स। क्लियर? अब सेम ऐसे ही आर ए का देख लेते हैं, आर ए जो लग रहा है वो इधर लग रहा है, ये पूरा डिस्टेंस आर ए और आर बी के बीच का बी था, और ये डिस्टेंस आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इससे एक्स था, तो ये कितना डिस्टेंस रह गया? बी माइनस एक्स। तो आर ए जी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? बी माइनस एक्स, और क्योंकि ये इस साइड में है तो आपका ये इस साइड लगेगा, तो ये इस तरह से आपका मूवमेंट क्रिएट करेगा इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो इसका मूवमेंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो दैट विल बी क्लॉकवाइज, सॉरी, ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज कर गया, ये एंटी क्लॉक, ये आपका क्लॉकवाइज था, ये क्लॉकवाइज था, तो एक साइड ले लो, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो एक साइड ले लो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है आपका, तो इस साइड ले लेंगे हम, तो दैट विल बी आर ए बी माइनस एक्स। कोई बोल भी नहीं रहा भाई, सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? ठीक है, ये आपका सिंप्लीफाई होके आ गया। अब यही चीज मैंने एफ बी इंटू एच इज प्लस आर बी इंटू एक्स इज इक्वल टू आर ए बी माइनस एक्स यहाँ लिख रखा है, तो थर्ड इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन बन गई। इस 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है, उससे आपके तीनों वेरिएबल आ जाएंगे, आर ए भी निकल आएगा, आर बी भी निकल आएगा, और एफ बी भी निकल आएगा, या एसेलरेशन जो हमें निकालना है, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए, तो ये वाला पहली इक्वेशन हम ले लेते हैं, ठीक है। ये एफ बी जो है वो मैंने आपको बताया था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, किसी भी सरफेस है, ये व्हील है, तो अगर आपका यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एफ बी, और यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है आर बी, तो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन ब्रेकिंग फोर्स किसके बीच में क्या रिलेशन होगा? एफ बी इज इक्वल टू म्यू इंटू आर बी, ठीक है, एफ बी इज इक्वल टू म्यू इंटू आर बी, तो वही चीज हमने यहाँ पे पुट कर सकते हैं, एफ बी इज इक्वल टू म्यू इंटू आर बी। सेम ऐसे ही आर ए हमने, अब यहाँ पे जो आर ए है उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो इक्वेशन है देखो, इक्वेशन 2, आर ए को इधर ले जाऊंगा तो आर ए
आरबी को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्योंकि मैं एक टर्म को पहले निकालना चाह रहा हूँ, तो पहले मैं आरबी निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आरबी के टर्म्स में या आर ए के टर्म्स में मैं वैल्यू पुट करूँगा। तो आर ए यहाँ से आ जाएगा एम जी कॉज अल्फा माइनस आर बी, इक्वेशन 2 से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एफ बी और आर ए दोनों पुट कर दूंगा, तो जिससे मेरा क्या होगा, सारी इक्वेशन जो होगी ये एफ बी इंटू एच आर ए प्लस आर बी इंटू एक्स इजकल टू आर एम बी माइनस एक्स। तो आर ए की जगह मैं पुट करूँगा ये एम जी कॉज अल्फा माइनस आर बी, और एफ बी की जगह पुट करूँगा बी इजिकल टू म्यू इंटू आर बी। तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, म्यू आर बी इंटू एच प्लस आर बी इंटू एक्स प्लस एम जी कॉज अल्फा माइनस आर बी, आर ए की वैल्यू पुट कर दी और बी माइनस एक्स। सेम अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आरबी वाले जितने भी टर्म्स हैं उसको इस साइड ले आएंगे, तो इधर एक आरबी वाला बचा हुआ टर्म्स इधर ले आएंगे, जो भी कैंसिल आउट होगा लास्ट में ये बचेगा। बताने की आई होप जरूरत नहीं है, ये अब सिंप्लीफाई कर लोगे। यहाँ से आरबी की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी, क्योंकि हमें क्या निकालना है, आरबी आर ए और एक एफबी के टर्म्स में हमें एसिलेशन निकालना है, तो बात बन जाएगी, क्योंकि एफबी क्या है, मास इंटू एसिलेशन। मास हमें पता है लेकिन एसिलेशन हमें नहीं पता, रिटार्डेशन जो ब्रेकिंग फोर्स की वजह से रिटार्डेशन लग रही है वो, तो ए निकालना, तो आरबी हमने निकाल लिया यहाँ से। अब इस आरबी को निकाल लिया, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन है एक आर ए प्लस आर बी इजिकल टू एम जी कॉज, तो वो इक्वेशन में मैं आरबी की जो वैल्यू जो पुट है वो पुट कर दूंगा, ये जो अभी निकल के आई है ये वाली इक्वेशन को पुट कर दूंगा। तो मेरा आर ए क्या बन जाएगा, एम जी कॉज अल्फा माइनस आर बी, तो एम जी कॉज अल्फा माइनस आर बी, और आर बी में मैंने ये पुट कर दिया, तो एम जी कॉज अल्फा माइनस एम जी कॉज अल्फा बी माइनस एक्स अपॉन बी प्लस म्यू एच। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये हमारा आर ए आ गया, तो आर बी आ गया और आर ए आ चुका है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, एसिलेशन निकालना है। तो ये वाली इक्वेशन जो है पहले वाली, उसमें एसिलेशन आपको दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे एफ बी की वैल्यू पुट कर दूँ, ठीक है। एम को इधर ले आता हूँ, तो ए मेरा सिंपल, तो ए विल बी इक्वल टू एफ बी प्लस एम जी साइन अल्फा डिवाइड बाई एम, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एफ बी प्लस एम जी साइन अल्फा बाई एम। और एफ बी हमने देखा था अभी अभी म्यू आर बी के बराबर है, तो म्यू आर बी लिख दिया। बाकी जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एम एम इससे कट जाएगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एम कट गया, तो आपका ये फॉर्मूला बन गया। अब इसमें आर बी की वैल्यू हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, ये यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। हमने इक्वेशन निकाली थी आरबी की, इसको उठा के यहाँ पे हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे पुट किया तो ये सॉल्व होके ये आ गया, क्योंकि ये वाला एम आरबी में एक एम है, ये रहा, इससे कट जाएगा, बाकी रह जाएगा ये, ठीक है, क्लियर। तो ये एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। अब बोलता है कि देखो मैंने इंक्लाइंड सरफेस पे क्यों कराया, क्योंकि अब इसका जब इंक्लाइंड सरफेस पे आपने निकाल लिया, अल्फा 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, 12 डिग्री हो, अगर जीरो, तो जीरो कब होगा, जब आपका सरफेस जो हो इंक्लाइंड की जगह क्या हो जाएगा, अल्फा अगर जीरो होगा तो प्लेन रोड हो जाएगा, तो प्लेन रोड पे आपका व्हीकल घूम रहा है, तो इसलिए हमने ये डेरिवेशन एंगल लेके किया, ताकि अब अगर मैं इसके अल्फा को जीरो कर दूं, ग्राउंड सरफेस पैरेलल कर दूं, तो अल्फा कितना हो जाएगा, जीरो। तो इन्हीं इक्वेशंस में अगर मुझे आर बी निकालनी है, पैरेलल सरफेस पे ए निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ अल्फा की जगह क्या करूंगा, ये आर बी के फॉर्मूले में अल्फा की जगह जीरो पुट कर दूंगा, तो कॉज अल्फा कितना हो जाएगा, जीरो, कॉज अल्फा हो जाएगा 1, तो एम जी बी माइनस एक्स अपॉन बी प्लस म्यू एच, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, ये कॉज अल्फा इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि अल्फा जीरो पुट किया, तो आपका ये आएगा। सेम यहाँ पे जो आर है उसमें कॉज अल्फा इक्वल, अल्फा जीरो पुट करो तो कॉज अल्फा क्या होगा, 1, तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो ये व्हेन व्हीकल मूव्स ऑन ए लेवल ट्रैक, यानी कि प्लेन सरफेस पे मूव कर रहा है, तो आर ए आर बी की वैल्यू सीधा इसी इक्वेशन से आ जाएगी, बस आपको अल्फा क्या करना है, पुट करना जीरो। अब सेम यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ ए जो है यहाँ पे, इसमें अगर मेरे को अल्फा जीरो पुट करना, तो ये क्या होगा, अल्फा स्मॉल वैल्यू बहुत होगी, अल्फा जीरो तो क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये कट जाएगा। अल्फा जीरो है तो फिर कॉज अल्फा क्या हो जाएगा, 1, तो म्यू जी बी माइनस एक्स अपॉन बी प्लस म्यू एच, तो ए जो है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन आपका म्यू जी बी माइनस एक्स बी प्लस म्यू एच, ठीक है। तो इस तरह से आपका आएगा। अब सेम बोलता है कि अगर ये ऊपर जाने की वजह नीचे जा रहा होता तो क्या करते भाई, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, मान लो ये ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रहा होता, ठीक है, मान लेता हूँ ये सरफेस है और ये आपका व्हीकल है, ठीक है, ये ग्राउंड है, अब ये व्हीकल आगे की तरफ आ रहा है नीचे की तरफ, तो तब क्या केस होगा, तो तब एक्सेलरेशन की जो आपका व्हीकल है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी, तो ब्रेकिंग फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा, रेयर व्हील पे लग रहा है तो यहाँ लगेगा, दैट इज एफ बी, पीछे की तरफ, और ब्रेकिंग फोर्स की वजह से आपका एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन भी पीछे की तरफ आएगा, तो एम ए जो होगा वो पीछे, ठीक है। मास इनटू एक्सेलरेशन अगर आप देख रहे हो अप्लाई वाला, तो आप इस साइड लगा रहे हो एम ए, ठीक है, और एफ बी आपका लग रहा है पीछे की तरफ ब्रेकिंग फोर्स, और जो एम जी होगा, ठीक है, उसका भी आपका कहाँ आएगा,
आगे की तरफ mg sin अल्फा, क्योंकि वो तो सेम ही रहने वाला है, तो mg sin अल्फा आगे लगा, ठीक है, और ma भी आगे लगा, लेकिन ब्रेकिंग फोर्स जो है वो पीछे लगा। तो आपका अब की बार इक्वेशन क्या बन जाएगा, जो आगे हैं उसको प्लस ले लो और जो पीछे हैं उसको एक तरफ ले लो। तो हम मान लो पीछे वाले को प्लस ले लेते, तो एफ बी इक्वल टू एम ए प्लस एम जी साइन अल्फा। एक साइड लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ये पीछे वाली डायरेक्शन को रख दिया, इक्वल टू के राइट साइड में मैंने ये वाली डायरेक्शन को रख दिया, नीचे वाली। तो ये सारा इसी तरह से इक्वेशन हो गया। अब मैं इसको इधर ले आऊँगा तो क्या बन जाएगा, एफ बी माइनस एम जी साइन अल्फा इक्वल टू एम इंटू ए। वही चीज़ यहाँ पे इसने दिखाई। When vehicle moves down the plane, then FB is minus mg sin alpha equal to ma। बस अब आपने क्या एसेलेशन निकालना होगा, तो सेम वही वाला इक्वेशन रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा, माइनस लगा होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस डाउन द प्लेन। अगर आप मूव कर रहे हो तो वही सेम वैल्यू आप पुट करोगे, सेम चीज़ आएगी। एफ बी भी आपका फॉर्मूला वैसे ही आ जाएगा, बस यहाँ पे क्या होगा, माइनस जी आ जाएगा। तो ये चीज़ आपकी एसेलेशन डाउन द व्हील जब आप मूव कर रहे हो तब क्या है, वो आपका निकालने के लिए। क्लियर है भाई? अब ये चीज रेयर व्हील के लिए थी, सेम ऐसे ही 3 केस निकाल रहे हैं। अगर फ्रंट व्हील पे ब्रेक लग रहा तो यही फिर से केस ले रहे हैं फ्रंट व्हील वाला, यानी कि आपका व्हीकल अप द प्लेन मूव कर रहा है, फिर से ऊपर की तरफ, मास इनटू एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट लगेगा हमेशा, ब्रेकिंग फोर्स लगेगा। अब फ्रंट वाले व्हील पे ब्रेकिंग फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे आपका ब्रेकिंग फोर्स लग रहा है एफ इंटू ए। अब रेयर व्हील पे नहीं लगेगा, क्योंकि आपका फ्रंट व्हील हम केस ले रहे हैं जहाँ पे ब्रेक लग रहा है। और फिर से यही चीज रिजॉल्व कर ली mg, और mg को 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, एक mg साइन कॉज अल्फा, mg साइन अल्फा, और ये mg कॉज अल्फा। ठीक है, तो हमने रिजॉल्व कर लिया, क्योंकि ये सेम एंगल अल्फा तो उसी तरह से आएगा जैसे मैंने आपको बताया था। फिर से क्या करोगे, 3 अननोन है आर बी, आर ए और ए, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फिर से 3 फोर्सेज अलोंग द प्लेन देखो, एक्सेलरेशन आगे मूव कर रहा है, mg कॉज साइन अल्फा पीछे लग रहा है, और इसी प्लेन के अलोंग और कोई फोर्स लग रहा है, एफ ए लग रहा है, एफ ए भी पीछे लग रहा है। तो आप एम ए इक्वल टू एफ ए, ठीक है, प्लस एम जी साइन अल्फा, ये ले लो। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे ली है, एफ ए प्लस एम जी साइन अल्फा इक्वल टू, ये तो अलोंग एक्स प्लेन हो गया, इंक्लाइंड सरफेस के प्लेन के अलोंग। अब ये इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर लेना, तो इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर आपका आर ए लग रहा है, आर बी लग रहा है, और mg का जो कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ है, उसका एक कंपोनेंट लग रहा है mg cos अल्फा परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइंड सरफेस। तो फिर से क्या होगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू mg cos अल्फा। तो ये दो इक्वेशन हमारी बन जाएगी, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू mg cos अल्फा, दूसरी इक्वेशन। अब मूवमेंट अबाउट, फिर से कोई पॉइंट के अबाउट लेना है, तो पॉइंट के अबाउट मूवमेंट कैसे लोगे, क्योंकि हमें 3 इक्वेशन चाहिए। तो दूसरा है मूवमेंट अबाउट पॉइंट, एनी पॉइंट। आप ए पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हो, बी पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हो, जी। सिंप्लिसिटी के लिए अभी मैंने डिराइव किया हुआ है, इसलिए जी के पॉइंट के अबाउट ले लेते हैं, नहीं तो आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। इसके अबाउट भी मूवमेंट ले सकते हो, ए के पॉइंट बी के या जी के। अभी फिलहाल आपकी बुक में जी के तरह है, तो मैं इसको इसलिए इसी सॉल्व कर रहा हूँ ताकि ईजी रहे आपके लिए। अब क्योंकि इसी अब फोर्स कौन से लग रहे हैं, मूवमेंट अबाउट जी लेना, तो एक है आर ए लग रहा है, आर बी लग रहा है, एफ ए लग रहा है और एम ए लग रहा है। तो तीनों की डायरेक्शन देखते हैं। पहला देखते हैं एफ ए, तो एफ ए लग रहा है इस पॉइंट पीछे की तरफ ऐसे, तो इनके बीच में जी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, एच, और ये लग रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएगा पॉइंट जी के अबाउट। तो एफ ए इंटू क्लॉकवाइज एक साइड ले लेते हैं, एफ ए इंटू एच। ठीक है, दूसरा है आपका आर, कौन सा है, एफ ए हो गया, आर बी ले लेते हैं, ये वाला आर बी इस साइड लग रहा है। अब ये आर बी इधर लग रहा है इस, तो इसका डिस्टेंस कितना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स है, और ये भी क्या कर रहा है, इस साइड रोटेट करा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा हमारा आर बी इंटू एक्स। अब क्लॉकवाइज वाला देखते हैं, ये वाला पॉइंट आर ए, आर ए जो है वो लेफ्ट साइड में है, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि इजी रहे समझना। आर ए जो है वो इस पॉइंट पे लग रहा है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इतना। अब ये कितना है, टोटल डिस्टेंस ये आर ए और आर बी के बीच में बी है, और ये डिस्टेंस कितना है, एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, बी माइनस एक्स। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बी माइनस एक्स। तो आप, और ये किस साइड लग रहा है, एंटी क्लॉक, ये किस साइड घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज अबाउट पॉइंट जी। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आर ए बी माइनस एक्स इक्वल टू के दूसरी साइड। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब हमें पता है कि एफ ए, मैंने आपको बताया था एफ ए जो है वो क्या होगा, म्यू इंटू आर ए हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन आर ए लग रहा है, ब्रेकिंग फोर्स आपका एफ ए, तो
तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर ए। जो पढ़ते हो आप, फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू इंटू एम, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आ रही है, फ्रंट व्हील पे लग रहा है, बैक वाले पे लग ही नहीं रहा, ठीक है। और अब इनको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं आर ए की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, आर बी की जगह आर ए की वैल्यू को पुट करूँगा। तो मैं यहाँ से आर बी की निकाल लेता हूँ, आर बी की वैल्यू निकाल लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ आर ए, ताकि मैं इस आर बी की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर सकूँ, इस वाली इक्वेशन में। तो आर बी की जगह पुट कर दूंगा तो यहाँ पे भी आर ए आ जाएगा, यहाँ पे भी आर ए आ जाएगा, और यहाँ पे एफ ए है तो एफ ए को म्यू आर ए कर दूंगा, म्यू आर ए की वैल्यू पुट कर दूंगा, जो अभी अभी हमने फॉर्मूला निकाला था कि हम एफ ए इक्वल टू म्यू आर ए हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो एफ इक्वल टू म्यू आर ए रख दिया, और आर बी की जगह मैंने एम जी कॉज अल्फा माइनस आर ए, जो दूसरी इक्वेशन थी, यहाँ से निकालना है और यहाँ पुट कर दिया। अब दोनों को सॉल्व करने के बाद इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर से सेम वही मेथड है, पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो चीज़ कट रही है उसको कैंसिल होने देना, एंड वी विल कैलकुलेट द आर ए वैल्यू। आर ए वैल्यू आने के बाद अब क्या करोगे आप, क्योंकि आर ए प्लस आर बी सेकेंड इक्वेशन जो थी उसमें आर ए और आर बी है, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू एम जी कॉज अल्फा। तो आर ए की वैल्यू एक बार आ गई तो यहाँ पे पुट कर देना, और आप आर बी की वैल्यू को निकाल लेना। तो आर बी क्या है, एम जी कॉज अल्फा माइनस आर ए, आर ए, और आर ए की वैल्यू को यहाँ से पुट कर दो इसमें। तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आर बी की वैल्यू आ जाएगी, और वो कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। अब हमें निकालनी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मुझे पता है कहाँ से निकलेगी, मैं आर ए भी निकाल चुका हूँ और आर बी भी निकाल चुका हूँ। ये क्या है, म्यू इंटू आर ए, और आर ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा तो मेरा एक्सेलरेशन वाली वैल्यू आई जाएगी, और मैं एम को इधर लेके जाऊँगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो वो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेम वही चीज़ कर रहे हैं पहले की तरह। जो पहली इक्वेशन थी एम ए इजिकल टू एफ ए प्लस एम जी साइन अल्फा, एम को इधर ले आया और एफ ए की जगह म्यू आर ए पुट कर दिया। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, ये कट के इधर आएगा तो ये एम इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा जी साइन अल्फा, यहाँ रह गया, और यहाँ पे रहेगा म्यू आर ए बाई एम। और आर ए की इक्वेशन आप निकाल चुके हो, ये इसको बाकायदा यहाँ पे आप पुट करोगे, ठीक है, इसमें पुट करोगे तो ये फॉर्मूला इस तरह से आएगा, एम कट जाएगा, बाकी रह जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन की, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं आपकी, आर ए भी आ चुका है, आर बी भी आ चुका है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ चुकी है। अब इसमें मैं बोलूँ कि अगर ये अप द प्लेन इंक्लाइंडली मूव कर रहा था, फ्रंट भी लग रहा, अब मैं बोलता हूँ कि चलो ये अब हॉरिजॉन्टल प्लेन हो, अगर ये इंक्लाइंड सरफेस हॉरिजॉन्टल होगा तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा विल बिकम इक्वल टू 0। तो लेवल ट्रैक पे अगर मूव कर रहा है और फ्रंट व्हील वाला ब्रेक है तो अल्फा की वैल्यू को जस्ट इन तीनों फॉर्मूले में, आर ए वाले में, आर बी वाले में और ए में पुट करोगे अल्फा की वैल्यू, तो आपका इक्वेशन क्या आएगी, वही आएगी। आप करके देख लीजिए, कोई भी एक करके दिखा देता हूँ मैं। मान लो यहाँ पे पुट करते हैं तो साइन अल्फा क्या होता है, साइन 0 0, तो ये जी हट गया। कॉज अल्फा, अल्फा 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा, कॉज 0 1, तो म्यू जी एक्स बाई बी माइनस म्यू एच, तो ये देखो म्यू जी एक्स माइनस अपॉन बी माइनस म्यू एच। सेम आर ए आर बी के फॉर्मूले में पुट कर देना, यहाँ पे कॉज अल्फा पुट कर देते एम जी एक्स बाई बी माइनस म्यू एच, तो कॉज अल्फा क्या होगा 1, बाकी सब आ जाएगा, ये देखो ये रहा, ठीक है। ऐसे ही आर बी की वैल्यू यहाँ पे आप कॉज अल्फा को पुट करोगे 1, तो एम जी, ये बाकी सारा सेम एज इट इज। लेवल ट्रैक के लिए ये हो जाएगा। तो आप हमेशा ये 3 फॉर्मूले याद रखें, तो ये कभी भी किस तरह का आ जाए फ्रंट व्हील के लिए तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। डिराइव करना आना चाहिए, क्वेश्चन का चांस थोड़ा कम। अब अगर ये अप द प्लेन मूव कर रहा होता, ये कुछ नहीं है, सेम वही चीज़ है, अप द प्लेन डाउन द प्लेन मूव कर रहा है। अगर व्हीकल डाउन द प्लेन मूव कर रहा है और फ्रंट व्हील पे ब्रेक लग रहा है तो फ्रंट व्हील का ब्रेक पीछे की तरफ लगेगा, एफ बी। व्हीकल आगे मूव कर रहा है, एम ए, और जो एम जी का जो पार्ट था एम जी साइन अल्फा, वो किस साइड आएगा, आगे की तरफ, है ना, क्योंकि वो तो हमेशा ही लगेगा आगे की तरफ। तो इसकी बैलेंस कर लो, इसको एफ बी विल बी इक्वल टू एम जी साइन अल्फा प्लस इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो एफ बी माइनस ये वाले को इधर ले जाओगे तो कितना विल बी इक्वल टू एम ए, वही चीज़ यहाँ लिख रहा है, ठीक है। अच्छा, ये फ्रंट व्हील था तो उसको ए पॉइंट बोला, इसलिए ये एफ ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम फ्रंट व्हील की बात कर रहे हैं। तो एफ ए माइनस एम जी साइन अल्फा इक्वल टू एम ए, यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल लो, फिर से एफ एम को इधर ले जाओगे तो एफ ए बाई एम, और ये वाला एम इससे कट जाएगा तो क्या होगा, जी साइन अल्फा। तो बस आप फ़र्क देखो, पहले वाले में यहाँ प्लस आ रहा था, ये प्लस जी साइन अल्फा आ रहा था, अप द प्लेन में, डाउन द प्लेन में माइनस जी है साइन अल्फा, वही कंपोनेंट उसको माइनस जी साइन अल्फा अब मोशन देने में काम आ रहा है। पहले अप द प्लेन में ये रोकने का काम आ रहा था, इसलिए एक्सेलरेशन में एडअप हो रहा था, लेकिन अब ये डाउन द प्लेन में एक्सेलरेट करने का काम आ रहा है, तो रोटार्ड करने का कम काम आ रहा है, इसलिए माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो ये वाला पोर्शन माइनस आ जाएगा। बाकी सारा सेम एज इट इज, आर ए की वैल्यू को पुट करो और सॉल्व कर लो। अब अगर चारों व्हील पे लग रहा तो
चारों व्हील पे लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चारों को सॉल्व करो। एक एफ ए यहाँ पे आ जाएगा, तो एफ ए आगे ये फ्रंट व्हील पे भी लग रहा है, डाउन व्हील पे भी, और ये गाड़ी मूव कर रही है आगे, तो मास इंटू एक्सीलरेशन आगे की तरफ। अब मैं जस्ट आपको दिखाऊंगा क्योंकि सॉल्व करना टाइम भी हो गया है आपका, तो ये कैचअप नहीं कर पाएंगे। बाकी सारा सेम प्रोसेस है, तीनों इक्वेशन निकालनी है और तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। एम ए आगे, आर ए इधर लग रहा है फ्रंट वाले पे, बैक वाले पे आर बी लग रहा है, ब्रेक वाले की वजह से ब्रेकिंग फोर्स एफ बी, फ्रंट वाले पे ब्रेकिंग फोर्स एफ ए। अब फिर से आप क्या करोगे, एक इस प्लेन के अलोंग, इंक्लाइंड सरफेस के अलोंग एक्स प्लेन बोल देते हैं, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग एक्स प्लेन इक्वल टू 0, तो वो करोगे तो आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, फोर्सेज पैरेलल टू द प्लेन, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एम जी साइन अल्फा इक्वल टू एम ए। और ऐसे ही आप वर्टिकल के अलोंग करोगे, अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर, तो आपका एक लग रहा है देखो एम जी कॉज अल्फा, और आर ए और आर बी ऊपर की तरफ और एम जी कॉज अल्फा नीचे की तरफ, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू एम जी कॉज अल्फा, ये हो गया परपेंडिकुलर। सम ऑफ ऑल फोर्सेज अलोंग वाई इक्वल टू 0। अब दूसरा तीसरी इक्वेशन निकालने तो मूवमेंट लेना पड़ता है अबाउट एनी पॉइंट, तो वी आर टेकिंग सम ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट जी। तो पॉइंट जी के अबाउट कौन कौन से फोर्सेज हैं वो देखते हैं। ग्रेविटी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा। बाकी आपका आर ए लग रहा है, आर बी लग रहा है, एफ बी है और एफ ए। एफ ए जो है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएगा, तो एफ ए इंटू एच हो जाएगा, और एफ बी इंटू ये भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कराया था, तो ये भी क्या होगा, एफ बी इंटू ये भी एच है परपेंडिकुलर, तो एफ ए प्लस एफ बी इंटू एच आ गया, ये देखिए। और आर बी, क्योंकि आपका आर ए इस साइड है और आर बी वाले को इधर से ले लीजिए, आर बी लग रहा है कितनी दूर सेंट्रल ग्रेविटी से, एक्स डिस्टेंस, तो आर बी इंटू एक्स, ये भी कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी एक साइड में प्लस होगा, दोनों साइड इक्वल टू के दोनों एक साइड रखें, जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव करा रहे हैं, सॉरी। ठीक है, और अगर आपका ये आर ए देखो, तो आर ए लग रहा है पीछे से इस तरह, तो एंटी ये होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, जी को एंटी क्लॉकवाइज, और आर ए विल बी इक्वल टू, ये पूरा डिस्टेंस बी है, ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये कितना रह जाएगा, बी माइनस एक्स, सेम चीज़ है, सब वही चीज़ हो रही है, बस एडिशन हो जा रहा है दोनों का। चारों व्हील पे अगर आपका ब्रेक है तो बी आर ए इंटू बी माइनस एक्स, और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करा रहा है, तो हम इक्वल टू सेट रखेंगे। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप, तो आप आर ए, आर बी और सेम ऐसी एक्सेलरेशन, इन तीनों की वैल्यू को निकाल लोगे, तो ये तीन निकल के आएंगी आपके फॉर्मूले। ठीक है, ये वो सेम चीज़ है, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा, 2 बार मैं कर चुका हूँ, सेम वही चीज़ कर रहा है, एक्सेलरेशन, ये तीन। अब अगर आपको बोलना है कि प्लेन अगर अल्फा इक्वल टू 0 हो जाता है और चारों व्हील आपके ब्रेकिंग फोर्स लगा रहे होते हैं, तो क्या होगा, तो ब्रेकिंग फोर्स आपका अप द प्लेन, ये रहा डाउन, तो ये एफ ए और एफ बी, तो इस केस में अल्फा जो है वो 0 होगा, बस बाकी सारा सेम है। तो इन्हीं तीनों इक्वेशन में, इसमें आर ए, आर बी और एक्सेलरेशन, इसकी इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू को 0 पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप देखो तो आर ए में अल्फा की वैल्यू कॉस अल्फा 1 हो जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पे एम जी म्यू एच प्लस एक्स बाई बी, और ऐसे ही सेम आपका ये आर बी है, इसमें आप कॉस अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 0 पुट करो तो कॉस अल्फा हो जाएगा 1 एम जी बी माइनस म्यू एच माइनस एक्स बाई बी, वही चीज़ यहाँ लिख रहा है। एक्सेलरेशन में आप कॉस अल्फा 1 हो जाएगा और साइन अल्फा 0 हो जाएगा, तो जी म्यू रह जाएगा बस, तो ए इज इक्वल टू जी इंटू म्यू। ठीक है, अब बोलता है अगर अप द प्लेन की जगह डाउन द प्लेन होगा तो क्या होगा, आपका वो जो एम जी कॉस अल्फा वाला पोर्शन है वो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, बाकी सारी सेम डायरेक्शन रहेगी। क्लियर है, वो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। तो सेम यहाँ पे भी माइनस वाला पोर्शन, जैसे अगर ये दोनों अप द प्लेन में यहाँ पे प्लस हो रहा था, दोनों में एफ ए और म्यू आर बी में ऐड कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। डाउन द प्लेन में एम जी साइन अल्फा रिटार्ड नहीं करता, एसिलेट करने का काम आता है, इसलिए यहाँ माइनस आ रहा है। अब बाकी सारी सेम रहेगी, तो आपका जो फॉर्मूला आएगा एसिलेशन का, अप द प्लेन में यहाँ प्लस आ जाता है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, जस्ट बिकॉज इट इज़ मूविंग डाउन द प्लेन। ठीक है, जो एम जी साइन अल्फा की वजह से वो जो माइनस वाला पोर्शन है वो माइनस यहाँ पे इसलिए आ रहा है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज का इतना ही था, बाकी क्योंकि डेरिवेशन लंबा था, इसको कवर अप करना था 40 मिनट्स में, करना भी इतना इजी नहीं है। डेरिवेशन थी, 3 पार्ट्स थे, मैंने आपको करा दी। कोई डाउट है तो पूछ लो आप, उसके बाद ख़त्म करते हैं इसको। ठीक है, आपकी क्लास हो गई है, टाइम हो गया।